हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? तो सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है सौर ऊर्जा। इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है? तो इसकी उत्पत्ति का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित होते हैं जो कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के द्वारा हीलियम के परमाणु में परिवर्तित होते हैं और इससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को हम आगे पढ़ेंगे। संक्षेप में देख लेते हैं कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होती है। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया वह होती है जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। हम सूर्य के ऊर्जा उत्पत्ति का सिद्धांत भी आगे देखेंगे। चलिए तो अगला देख लेते हैं सौर ऊष्मक के बारे में। सौर ऊष्मक क्या होता है? तो जब सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा कितनी ऊर्जा अवशोषित की जाती है और कितने क्षेत्र में अवशोषित की जाती है उसे कहा जाता है सौर ऊष्मक। उसकी मात्रा को सौर ऊष्मक कहा जाता है। प्रकाश की किरण जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है तो पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसे हमें याद रखना है कि सौर ऊष्मक में सूर्य के किरणों की मात्रा कितनी होती है, ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, तो वह होती है 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जो ऊर्जा अवशोषित होती है वह प्रति सेकंड होती है। एक सेकंड में 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1.4 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित होती है। एग्जैक्ट ऊर्जा की बात करें तो वह होती है 1.36 किलो जूल, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होती है। इसे हमें याद रखना है कि सौर ऊष्मक में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, तो वह होती है 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर। सूर्य की प्रकाश जो है 3 प्रकार के तरंगों से मिलकर बनी होती है। पहली तरंग होती है दृश्य तरंग, दूसरी तरंग होती है पराबैंगनी किरण और तीसरी तरंग होती है अवरक्त किरण। दृश्य प्रकाश होती है वह 7 प्रकार के तरंगों से मिलकर बनी होती है जिसे हम आगे देखेंगे, और इसी दृश्य प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जबकि अगली तरंग होती है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण जब हमारे पृथ्वी पर प्रवेश करती है तो उसे ओजोन परत के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। पराबैंगनी किरण बहुत ही हानिकारक किरण होती है जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग, त्वचा रोग या कैंसर का कारक होती है। पराबैंगनी किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह बैगनी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से कम होता है। इसे हमें याद रखना है कि जो पराबैंगनी किरण होती है उसका तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो उसका तरंग दैर्घ्य जो है बैगनी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से भी कम होता है और इसमें ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा कम होती है। इसे हमें याद रखना है कि पराबैंगनी प्रकाश की किरण में ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा कम होती है। इसकी आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति मतलब होता है चक्रों की संख्या। तो पराबैंगनी किरण की आवृत्ति अधिक होती है, फोटोन की ऊर्जा अधिक होती है। प्रकाश जो है ऊर्जा का बंडल होता है और इस ऊर्जा के बंडल को कहा जाता है फोटोन। तो फोटोन में जो ऊर्जा होती है वह अधिक होती है और इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। ये सभी पराबैंगनी किरण की विशेषता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि पराबैंगनी किरण की विशेषता निम्नलिखित है, उसमें अगर ऑप्शन दिया जाए अलग अलग, तो हमें इसे याद रखना है कि इसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसके फोटोन में ऊर्जा अधिक होती है, इसमें जो ऊष्मा की मात्रा होती है वह कम होती है और इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। हमने दृश्य प्रकाश के बारे में अभी पढ़ा कि दृश्य प्रकाश जो है वह 7 प्रकार के किरणों से मिलकर बना होता है और उसका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। दृश्य प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगला है अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश क्या होती है? तो अवरक्त प्रकाश एक प्रकार का ऊष्मीय विकिरण होती है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से जो हमें ताप महसूस होता है, ऊष्मा महसूस होती है, उसका कारण होता है अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही सूर्य में ताप होता है, ऊष्मा होती है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वह लाल रंग के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। इसे हमें याद रखना है कि अवरक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लाल रंग के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है और इसमें ऊष्मा ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है। इसकी आवृत्ति कम होती है, अर्थात इसके चक्रों की संख्या जो होती है वह कम होती है और इसके फोटोन में ऊर्जा अधिक होती है। प्रकाश जो है छोटे छोटे ऊर्जा का बंडलों के रूप में होता है जिसे फोटोन कहा जाता है। तो इसके फोटोन में जो ऊर्जा अधिक होती है और इसकी भेदन क्षमता भी अधिक होती है। इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है अवरक्त प्रकाश के बारे में और पराबैंगनी प्रकाश के बारे में। और सौर ऊर्जा होती है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की विकिरण होती है, तो वह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है।
सूर्य के प्रकाश से विद्युत परावर्तन की प्रक्रिया फोटोवोल्टिक इफेक्ट के द्वारा होता है। इसे हमें याद रखना है कि सूर्य के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है, तो वह फोटोवोल्टिक इफेक्ट के माध्यम से उसे परावर्तित किया जाता है। यह एक प्रकार की नवीनीकृत ऊर्जा है। यह नवीनीकृत ऊर्जा का तात्पर्य होता है कि यह अनंत समय या लंबे समय तक हमें उपलब्ध होगा। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम वह एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाएंगे, तो वे सभी अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत होते हैं। जबकि सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा ये सभी नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत होते हैं और यह हमें लंबे समय तक, अनंत काल तक उपलब्ध होंगे। इस कारण इसे नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया है और यह समझौता हुआ था 2015 में पेरिस में। इसके लिए एक समझौता हुआ था जिसके माध्यम से इस संस्था का गठन किया गया और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसे हमें याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। और इसके लिए 2015 में पेरिस में सम्मेलन हुआ था जिसके माध्यम से सभी सदस्य देशों, कुल 62 सदस्यों के द्वारा इस सौर गठबंधन की स्थापना की गई और यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उसके विकास और संवर्धन और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। अगला हम सूर्य के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के बारे में देखते हैं। सूर्य के द्वारा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो ये हम देख रहे हैं, ये है सूर्य और इसके मध्य में होता है क्रोड। क्रोड में हाइड्रोजन के बहुत से नाभिक होते हैं जो कि अत्यंत तीव्र गति से गतिशील होते हैं। वे बहुत ही तीव्र गति से गतिशील होते हैं और इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। जब दो हाइड्रोजन नाभिक आपस में संलयित होते हैं तो उससे एक बड़ा नाभिक बनेगा और यह नाभिक होगा ड्यूटेरियम का नाभिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसमें से इसका दूसरा समस्थानिक होता है, उसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। 2 हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन से ड्यूटेरियम का एक भारी नाभिक बनता है और 2 ड्यूटेरियम आपस में मिलकर हीलियम के एक बड़े परमाणु बनाते हैं और यही परमाणु ऊर्जा के अनंत स्रोत का कारक होते हैं। इसे हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन के 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर ड्यूटेरियम का एक नाभिक बनाते हैं और 2 ड्यूटेरियम आपस में मिलकर हीलियम का एक भारी नाभिक बनाते हैं, जो कि ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है और इसके माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 136 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड अवशोषित होती है, जिसे हमने पढ़ा कि यह सौर ऊष्मक होती है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा अवशोषित की जाती है, उसे सौर ऊष्मक कहा जाता है। और अवशोषण के पश्चात हमारे पृथ्वी में केवल 47% हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इन बिंदुओं का हमें याद रखना है कि सौर ऊष्मक में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, तो वह 136 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड अवशोषित होती है। और पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोषण के पश्चात हमारे पृथ्वी पर कितनी ऊर्जा पहुंचती है। सौर सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो इसके लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ और एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। इसे हमें याद रखना है कि सौर सेल के निर्माण के लिए किन तत्वों का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ और एंटीमनी इन तत्वों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा होती है वह तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसे हमें याद रखना है कि ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होती है और ऊर्जा तरंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। हमने देखा कि दृश्य प्रकाश जो कि 7 प्रकार के प्रकाशों से मिलकर बना होता है और उन सभी रंगों के प्रकाश के तरंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। तो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को कम से अधिक के क्रम में हम देख लेते हैं कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, इसे हम शॉर्ट में देख सकते हैं, बैजानी पिनाला कहा जाता है। यहाँ पर बै मतलब होता है बैगनी, जा मतलब होता है जामुनी, नी मतलब होता है नीला, ह मतलब होता है हरा और पी का मतलब होता है पीला और ना का मतलब होता है नारंगी और अंत में होता है लाल। इसमें तरंगदैर्घ्य को कम से अधिक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे कम होता है बैगनी रंग जो कि सबसे पहले आता है और अंत में होता है लाल रंग जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसे हमें याद रखना है, यह शॉर्ट में है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्यों को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो हमें याद रखना है कि बैजानी पिनाला के माध्यम से हम तरंगदैर्घ्य को घटते और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला होता है अर्धचालक। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है। सौर सेलों को जब हम व्यवस्थित कर देते हैं तो उससे बनता है सौर पैनल। तो सौर सेलों में अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अर्धचालक क्या होता है।
इसे हमें याद रखना है कि इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। परंतु अगर हम इसमें कुछ अपद्रव मिला दें, अर्थात किसी ऐसे धातु को मिला दें जो इसकी चालकता को बढ़ाने में इसकी मदद करे, तो वह बन जाता है अर्धचालक। इसकी चालकता सुचालक और कुचालक के मध्य में स्थित होती है, इस कारण इसे अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक के लिए कौन कौन से धातु उपयोग होते हैं? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के माध्यम से अर्धचालक बनाया जाता है। इस बिंदु को हमें याद रखना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग अर्धचालक के निर्माण में किया जाता है। सौर सेल का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो सौर सेल जो है अपद्रव मिश्रित होते हैं और यह अर्धचालक पदार्थ के परतों से बनी होती है। अर्धचालक के पदार्थ जो होते हैं उसमें अपद्रव मिलाने के पश्चात यह परतों के रूप में सौर सेल का निर्माण होता है और अर्धचालक में दो भागों में विभवांतर उत्पन्न करते हैं। इसे हमें याद रखना है कि अर्धचालक के दो विभिन्न भागों में विभवांतर उत्पन्न करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। सौर सेलों को विशेष क्रम में व्यवस्थित करके सौर पैनल बनाया जाता है और उसमें विभवांतर उत्पन्न करके इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किया जाता है और यही इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत उत्पन्न करते हैं। सौर सेल का उपयोग क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष यानों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। जहां पर विद्युत की पहुंच उपलब्ध नहीं होती है तो वहां पर सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। सौर सेल के माध्यम से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेलों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर विद्युत उत्पन्न की जाती है। मोटर पंप को चलाने में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और द्वीप स्तंभ में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब हम अर्धचालक की संरचना देख लेते हैं कि अर्धचालक की संरचना में कौन कौन से बिंदु आते हैं। तो अर्धचालक में दो चीज़ होती है, पहला होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है रिक्त या कोटर। इलेक्ट्रॉन जो है वह नेगेटिव होता है, जबकि कोटर जो होता है वह धनात्मक या पॉजिटिव होता है। इसे हमें याद रखना है कि इसकी संरचना इस प्रकार होती है कि कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन होता है तो कहीं पर कोटर या रिक्त होते हैं। इसकी चालकता जो है चालक और विद्युतरोधी पदार्थ के मध्य में होती है। हमने देखा कि इसकी चालकता सुचालक और कुचालक के मध्य में होती है, इस कारण इसे अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक में विद्युत उत्पन्न करने की प्रक्रिया के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है अंतः अर्धचालक और दूसरे को कहा जाता है बाह्य अर्धचालक। ऐसे अर्धचालक जिसमें ऊष्मा के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जाता है, तो उसे कहा जाता है ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा उत्पन्न अर्धचालक अर्थात अंतः अर्धचालक। और ऐसे अर्धचालक जिसमें बाह्य अपद्रव मिलाकर अर्थात विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो उसे कहा जाता है बाह्य अर्धचालक। जब हम बाहर से अपद्रव मिलाते हैं तो उसे कहा जाता है बाह्य अर्धचालक, और जब हम बाहर से अपद्रव नहीं मिलाते ऊष्मीय प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उसे कहा जाता है अंतः अर्धचालक। अपद्रव के रूप में कौन कौन से धातु मिलाया जाता है यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमें याद रखना है कि आर्सेनिक और एल्युमिनियम का उपयोग अपद्रव के रूप में किया जाता है। यह सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों में जब इसे मिलाया जाता है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है और उससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एन प्रकार के अर्धचालक और दूसरा होता है पी प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में विद्युत प्रवाह जो है कोटरों के द्वारा होता है। कोटर जो है धनात्मक होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होते हैं। इसे हमें याद रखना है कि एन प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह कोटरों के माध्यम से होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में पंचसंयोजी अपद्रव मिलाया जाता है। पंचसंयोजी अपद्रव वे होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो उसे पंचसंयोजी अपद्रव कहा जाता है और इसके अंतर्गत आर्सेनिक मिलाया जाता है। इसे हमें याद रखना है कि एन प्रकार के अर्धचालक में आर्सेनिक मिलाया जाता है जो एक प्रकार का पंचसंयोजी अपद्रव होता है। इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव एल्युमिनियम मिलाया जाता है। एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण इसे त्रिसंयोजी अपद्रव कहा जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एन प्रकार के अर्धचालकों में आर्सेनिक मिलाया जाता है जो कि पंचसंयोजी होता है। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में एल्युमिनियम मिलाया जाता है जो कि त्रिसंयोजी होते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। जब हम इसका विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 3 बनता है, अर्थात इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो कि 3 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देता है, जिसके माध्यम से अर्धचालक संचालित होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला हम देखते हैं ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है?
तो वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है। अगर कोई भी ईंधन है जैसे कोयला, लकड़ी, ये सभी उस न्यूनतम ताप पर जलना आरंभ करेंगे, उस ताप को कहा जाता है ज्वलन ताप। मान लीजिए कोई पदार्थ 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलता है, जलना आरंभ करता है और यह न्यूनतम ताप को कहा जाता है ज्वलन ताप। अगला है दहन। दहन क्या होती है? किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है और जलने की प्रक्रिया तभी संभव हो सकती है जब ऑक्सीजन उपस्थित हो। इसे हमें याद रखना है कि दहन के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो जलने की जो प्रक्रिया होती है उसे दहन कहा जाता है। दहन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसके माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात जब किसी पदार्थ को जलाएंगे तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी, उससे ताप उत्पन्न होगा। इस कारण दहन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अगला है ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान। ईंधन का ऊष्मीय मान किसे कहा जाता है? यह डायरेक्ट प्रश्न में पूछा जा सकता है। किसी ईंधन के 1 ग्राम को जलाने से जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी उस ऊष्मा को ऊष्मीय मान कहा जाएगा, उस ईंधन का कैलोरी मान कहा जाएगा। इसे हमें याद रखना है कि किसी ईंधन के 1 ग्राम को जलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह उस ईंधन की ऊष्मीय मान होगी, कैलोरी मान होगी। एलपीजी हम जो प्रयोग करते हैं घरों में, उसका कैलोरी मान होता है 55 किलोजूल पर ग्राम। इसे हमें याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एलपीजी का कैलोरी मान कितना होता है, तो वह होता है 55 किलोजूल पर ग्राम। जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कई हजार साल पहले पेड़ पौधे या समुद्री जीव जंतुओं के प्राकृतिक परिवर्तन के कारण वे भूमि पर दब गए और अत्यधिक उच्च ताप और दाब के कारण उनका विच्छेदन हुआ, और इस विच्छेदन की प्रक्रिया के कारण हमें प्राप्त हुआ कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसका निर्माण हुआ। जीवाश्म ईंधन जो है वह अनवनीकृत ऊर्जा स्रोत होता है। इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार खत्म होने के पश्चात इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस कारण इसे अनवनीकृत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। अनवनीकृत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। यह कई हजार साल पहले प्राकृतिक परिवर्तन के कारण वे पृथ्वी पर दब गए और अत्यधिक उच्च ताप और दाब के कारण उसमें विच्छेदन हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि कोयला, लकड़ी, ये सभी को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब हम नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ते हैं। विखंडन का मतलब होता है टूटना, और नाभिकीय मतलब नाभिक। तो जब कोई एक नाभिक भारी नाभिक होता है, वह टूटकर 2 हल्के नाभिकों का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। और यह प्रक्रिया कैसे होती है? तो कोई भारी नाभिक होता है जैसे परमाणुविक नाभिक, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इसमें जब मंद न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर न्यूट्रॉन है, अगर हम इस पर बमबारी करते हैं तो इसके द्वारा यह भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। उसके पश्चात वह 2 या 3 न्यूट्रॉन मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। भारी नाभिकों का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, और इसके माध्यम से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब यूरेनियम 235 इसका द्रव्यमान होता है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 237, ये यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो यूरेनियम 235 का उपयोग हम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। जब यूरेनियम 235 में नाइट्रोजन की बमबारी की जाती है तो उसके द्वारा 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन, पहला वाला न्यूट्रॉन जब यूरेनियम से टकराता है तो उससे उत्पन्न होता है बेरियम और क्रिप्टॉन। इसे हमें याद रखना है। उसके पश्चात ये 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न करेगा। उसके पश्चात जो अगला न्यूट्रॉन होता है वह फिर से यूरेनियम के परमाणु से टकराएगा और उससे फिर से बनेगा बेरियम और क्रिप्टॉन, और फिर से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न करेगा। उसके पश्चात जो तीसरा न्यूट्रॉन होता है वह भी यूरेनियम परमाणु से टकराकर बेरियम और क्रिप्टॉन का निर्माण करता है, और उसके पश्चात फिर से 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला को कहा जाता है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। इसे हमें याद रखना है कि यह नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया है। इसमें जब न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम से टकराता है तो उसके माध्यम से 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और एक श्रृंखला का निर्माण होता है, और इस श्रृंखला को कहा जाता है श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया
और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हमारे नियंत्रण में होती है, जबकि अनियंत्रित हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में हम मंदक और नियंत्रक के माध्यम से जो न्यूट्रॉन होते हैं उसे अवशोषित और उसकी गति को धीमी कर देते हैं, जिसके माध्यम से अभिक्रिया को नियंत्रित कर लिया जाता है। नियंत्रण अभिक्रिया में 3 जो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं उसमें से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि बचता है 1। यह जो है अगले यूरेनियम से टकराएगा, फिर से 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे, उसमें से फिर से 2 को अवशोषित कर लिया जाएगा और फिर बचेगा 1। इस प्रकार नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित किया जाता है और नियंत्रण अभिक्रिया के माध्यम से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे हम मानव उपयोगी कार्य जैसे विद्युत उत्पादन आदि के कार्यों में करते हैं। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होता है उसे अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में इन न्यूट्रॉनों को अवशोषित नहीं किया जाता। यह अत्यंत तीव्र गति से होती है और इसके माध्यम से नए न्यूट्रॉन बनते हैं। पहले 3, 9, 27 ऐसे करके इसका क्रम आगे बढ़ता है। परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, जिसमें हम श्रृंखला को नियंत्रित नहीं कर। अब हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से नाभिक के विखंडन प्रक्रिया में हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को मानव उपयोगी कार्य जैसे विद्युत उत्पादन आदि में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है और इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे भाप बनाकर टरबाइन चलाया जाता है और टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होता है और उसके पश्चात उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय रिएक्टर के अंतर्गत क्या क्या शामिल है उसे देखते हैं। इसमें एक ईंधन उपयोग होता है, उसके पश्चात नियंत्रक होता है, मंदक होता है, शीतलक होता है और एक दीवार होती है। ईंधन के रूप में हम यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज करते हैं। इसे हमें याद रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं या फिर प्लूटोनियम 239 का उपयोग करते हैं। अगला होता है नियंत्रक। नियंत्रक किससे बना होता है, तो नियंत्रक जो है कैडमियम और बोरॉन की छड़ों से बना होता है। इसे हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि नियंत्रक किससे बना होता है, या कैडमियम और बोरॉन की छड़ों से बना होता है। नियंत्रक का कार्य क्या होता है, तो नियंत्रक जो है न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वह यूरेनियम से टकराते हैं और उससे 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। इसमें से 2 को अवशोषित करने का कार्य नियंत्रक के माध्यम से होता है। इन दोनों को अवशोषित किया जाता है और अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है, तो उसके लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का उपयोग किया जाता है। अगला है मंदक। मंदक क्या होता है, तो न्यूट्रॉन के जो टकराने की प्रक्रिया होती है वह बहुत ही तीव्र गति से होती है, तो न्यूट्रॉनों की जो गति को धीमा करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला होता है शीतलक। शीतलक का कार्य क्या होता है, तो शीतलक के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे अवशोषित कर लिया जाता है। उस अवशोषित ऊर्जा के माध्यम से जल को गर्म किया जाता है, उससे भाप उत्पन्न होता है और उससे अत्यधिक दाब में टरबाइन से टकराया जाता है। टरबाइन से टकराने के पश्चात विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है। इसे हमें याद रखना है कि शीतलक के रूप में भारी जल और द्रवित सोडियम का उपयोग किया जाता है। यह अत्यधिक ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसे अवशोषित करता है और जो जल होती है उसे भाप में परिवर्तित की जाती है और वह भाप टरबाइन से टकराता है और टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है और उससे विद्युत उत्पादन होता है। अगला होता है दीवार। दीवार जो है कंक्रीट की बनी होती है, अत्यधिक मोटी होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं उससे हानिकारक विकिरण उत्पन्न होती है। तो हानिकारक विकिरण के प्रसार को रोकने के लिए कंक्रीट की मोटी दीवार होती है जो कि एक परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। आपने देखा होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके बाहर में एक कंक्रीट की दीवार है, एक मोटी दीवार, वह परिरक्षक के रूप में कार्य करती है। यह सीमेंट की बनी होती है, अत्यंत मोटी दीवार होती है। अब हम इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का वह है नियंत्रक और यहाँ पर रेड कलर का है वह है ईंधन और उसके जस्ट बगल में है वह है मंदक। जब यूरेनियम का विखंडन शुरू होता है तो मंदक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की गति को धीमी की जाती है और ऊपर में लगा हुआ है नियंत्रक जो कि अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है और अभिक्रिया को नियंत्रित कर देता है। यहाँ पर शीतलक होता है, शीतलक जो है उसमें ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और वह उसमें ऊर्जा यहाँ पर उपस्थित जो जल होता है उसे गर्म करता है और भाप उत्पन्न करता है। भाप टरबाइन से टकराता है, टरबाइन जो है जनरेटर से जुड़ा होता है और जनरेटर के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से
नाभिकीय ऊर्जा को मानव जनित कार्यों में उपयोग किया जाता है और विद्युत उत्पादन किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक का कार्य क्या होता है, तो नियंत्रक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है और इसके लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का उपयोग किया जाता है। अगला होता है मंदक, जो कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, और ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। अगला होता है शीतलक। शीतलक जो है अतिरिक्त ऊष्मा होती है या फिर जो ऊष्मा होती है उसे अवशोषित कर लेता है। इसके लिए भारी जल और द्रवित सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। और बाहर में कंक्रीट की दीवार होती है जो कि परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। अब हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया देख लेते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत परमाणु बम आते हैं, जिसमें जब न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता है तो उससे 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इन न्यूट्रॉनों को अवशोषित नहीं किया जाता, उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। तो जब ये न्यूट्रॉन अगला यूरेनियम परमाणु से टकराएंगे तो उससे फिर 3 उत्पन्न होंगे। ये जो न्यूट्रॉन है वह फिर यूरेनियम परमाणु से टकराकर 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न करेंगे और यह प्रक्रिया अनियंत्रित रूप से चलती है और इससे परमाणु बम का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में हानिकारक नाभिकीय कण उत्पन्न होते हैं जो कि अनेक प्रकार के आनुवांशिक रोग उत्पन्न करते हैं। परमाणु बम बहुत ही घातक होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में गिराया गया था परमाणु बम, जिसमें प्लूटोनियम ईंधन के रूप में उपयोग किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी में आनुवांशिक रोग देखा जा सकता है। नाभिकीय अपशिष्ट क्या क्या होते हैं, जैसे अगर हम यूरेनियम का खनन करते हैं तो उससे नाभिकीय अपशिष्ट प्राप्त होता है। उसका संवर्धन करेंगे तो हमें नाभिकीय अपशिष्ट प्राप्त होगा, और नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया होने के पश्चात भी हमें नाभिकीय अपशिष्ट प्राप्त होता है। ये सभी अपशिष्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इससे अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जैसे ल्यूकेमिया नाभिकीय अपशिष्ट के कारण होता है। इस कारण इसका उचित निष्पादन बहुत ज़रूरी है। अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो सीसा। जब नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग करते हैं तो यूरेनियम के जब सभी परमाणु पूर्ण रूप से विखंडित हो जाते हैं तो अंत में प्राप्त होता है सीसा। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है कि नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम के पूर्ण विखंडन के पश्चात बचा अवशेष पदार्थ या अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो अंतिम उत्पाद होता है सीसा। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन 2 हल्के नाभिकों का आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर कार्य करता है। इसे हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। हमने नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में न्यूट्रॉन देखा था, इस अभिक्रिया में प्रोटॉन का यूज होता है। इसे हमें याद रखना है कि नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जबकि नाभिकीय संलयन में प्रोटॉन की बमबारी की जाती है, और यह अभिक्रिया अनियंत्रित रूप से होती है। यह नियंत्रित नहीं की जा सकती। इसे आरंभ करने के लिए अत्यधिक ताप और अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक अत्यधिक उच्च ताप और दाब में एक दूसरे से टकराते हैं और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में 2 धनावेश नाभिक आपस में संलयित होते हैं। हमने देखा कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में प्रोटॉन यूज होता है, तो 2 हल्के नाभिक जो कि धनावेश होते हैं, प्रोटॉन धनावेश होता है, तो वे आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इसके माध्यम से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में अनंत ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन ही है और उसमें 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़कर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नाभिकीय संलयन के आधार पर ही अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा E=mc² का सिद्धांत सिद्ध किया गया था। जब 2 हल्के नाभिक आपस में संलयित होते हैं तो उससे एक नया नाभिक बनता है, और जो नया नाभिक है उसका द्रव्यमान इन दोनों के योग से कम होता है। तो इसी को सिद्ध किया था E=mc²। यहाँ पर E जो है ऊर्जा होती है, m जो है द्रव्यमान होता है, और c जो है प्रकाश की चाल होती है। इसे हमें याद रखना है कि जो हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित होता है। नाभिकीय विकिरण का शरीर पर प्रभाव। नाभिकीय विकिरण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, और नाभिकीय प्रदूषण से रेडियोएक्टिव पदार्थ गामा किरण उत्सर्जित होती है। गामा किरण की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और यह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर हमारे शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं को पूर्णतः नष्ट कर देता है, और जब यह वायुमंडल या पर्यावरण में विसरित होती है तो वहाँ उपस्थित सभी सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि नाभिकीय विकिरण कितना अधिक हानिकारक है, और इसके साथ ही यह हमारे शरीर में ल्यूकेमिया रोग का कारण होता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, और यह प्रेरित उत्परिवर्तन जैसे रोगों का कारक होता है। इस कारण जो नाभिकीय अपशिष्ट होता है उसका निष्पादन बहुत ही उचित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बायोगैस संयंत्र और पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।